नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक टॉमस हॉब्स के बारे में। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में हॉब्स का नाम प्लेटो, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली और रूसो जैसे दार्शनिकों के साथ ही प्रथम पंक्ति में लिया जाता है। मैक्सी के शब्दों में यदि कहें कि अंग्रेजी भाषा भाषियों ने जितने भी राजनीतिक दर्शन के लेखक को जन्म दिया है, उन सभी में कदाचित हॉब्स महानतम है। ये वे पहले दार्शनिक हैं जिसने राजनीतिक चिंतन में निरंकुशतावाद एवं धर्मनिरपेक्षतावाद के लिए वैज्ञानिक आधार बनाया और भौतिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली पद्धति को दर्शन तथा राजनीतिक चिंतन का आधार देकर राजनीति को विज्ञान का स्वरूप दिया। टॉमस हॉब्स को ही राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत की नवीन परंपरा को विधिवत जन्म देने और विकसित करने का श्रेय प्राप्त है। थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन के एम्सबरी नामक स्थान में सन 1588 में हुआ। यही वह वर्ष था जब आर्मेडा का गृह युद्ध हुआ था और ब्रिटेन में सर्वत्र भय का साम्राज्य था। हॉब्स का कथन भी है कि आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे तथा भय को। संभवतः भय के इस साम्राज्य ने ही उनके विचारों पर प्रभाव डाला। वे एक पादरी के पुत्र थे और इस नाते उन्हें बाइबल का गहरा ज्ञान था, परंतु उनकी आसक्ति धर्म के प्रति प्रारंभ से ही कम थी। माम्सबरी और ऑक्सफोर्ड में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। विश्वविद्यालय छोड़ने के पश्चात वे विलियम कैवेंडिश, जो बाद में डिविनशायर के अर्ल हुए, के उत्तराधिकारी के शिक्षक बने। सन 1610 में उन्होंने अपने शिष्य कैवेंडिश के साथ यूरोप की यात्रा की और इसी प्रकार शिक्षात्मक भ्रमण उन्होंने 1629 ईस्वी और 1631 ईस्वी तक किया। हॉब्स के यूरोप की दूसरी यात्रा से लौटने के कुछ समय बाद इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ और दीर्घ संसद को प्रधानता प्राप्त हुई। इसी समय निरंकुश राजतंत्र के 2 प्रमुख समर्थकों, प्रथम लॉर्ड तथा द्वितीय स्टेफोर्ड, को जेल में डाल दिया गया। इससे हॉब्स चिंतित और भयभीत उठे, क्योंकि उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए भी पैम्फलेट लिखे थे। संभवतः इसी कारण वे फ्रांस चले गए और अगले 11 वर्ष उन्होंने पेरिस और हॉलैंड में अध्ययन करते हुए बताए। इस बीच वे इंग्लैंड से पेरिस आए हुए युवराज तथा भावी राजा चार्ल्स द्वितीय के लिए गणित शास्त्र के शिक्षक भी रहे। उन्होंने राजशास्त्र के अतिरिक्त समाजशास्त्र, गणित और दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया। 1642 में उनका ग्रंथ डी सिवे और 1651 में लेवियाथन प्रकाशित हुआ। लेवियाथन के प्रकाशन के साथ ही वे फ्रांसीसी अधिकारियों के गुस्से का कारण बने। ऐसी स्थिति में वे फ्रांस से इंग्लैंड आ गए और शीघ्र ही उन्होंने राज्य परिषद के पास अपना औपचारिक अधीनता पत्र भेजा। संरक्षण परिषद ने उन्होंने इंग्लैंड में रहने की अनुमति दी, किंतु उनकी सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। 1660 में इंग्लैंड में क्रामवेल द्वारा स्थापित कॉमनवेल्थ टूट गया और राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई। सौभाग्य से राज सिंहासन पर युवराज चार्ल्स द्वितीय आसीन हुए, जो पेरिस में उनके शिष्य रह चुके थे, जिससे उनके राजनीतिक जीवन में स्थिरता आ गई। 1679 में 91 वर्ष की आयु में वे मृत्यु को प्राप्त हुए। हॉब्स का समय इंग्लैंड के इतिहास में अत्यंत आवेशपूर्ण घटना चक्र का काल था। गृह युद्ध के इस काल में 1646 में चार्ल्स प्रथम का सिर काटकर राजतंत्र को विनष्ट करने और राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना, गणतंत्र के 11 वर्षीय काल और 1660 में चार्ल्स द्वितीय की अधीनता में राजतंत्र की पुनः स्थापना आदि समस्त घटनाएं उसने अपनी आंखों से देखी थी और इन सब का उनकी विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इन घटनाओं और उनके स्वभाव ने उनके मस्तिष्क में अराजकता के प्रति घृणा उत्पन्न की और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभ्य तथा प्रगतिशील जीवन की प्रथम शर्त एक दृढ़ और शक्तिशाली सरकार है, जिसके प्रति प्रजाजन पूर्ण समर्थन की भावना रखते हों। हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना लेवियाथन में भी इसी बात का प्रतिपादन किया है। हॉब्स पर अपने समय में होने वाली वैज्ञानिक खोजों का बड़ा प्रभाव था और इस प्रभाव के कारण उन्होंने अपने युग की राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन के लिए अपने से पूर्ववर्ती विचारकों की अध्ययन पद्धति से बिल्कुल भिन्न नई अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। उन्होंने विशुद्ध भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया, जो पूर्णतः तार्किक और बुद्धिवादी दृष्टिकोण था। वास्तव में हॉब्स वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एक संपूर्ण दर्शन की रचना करना चाहता था। राजनीतिक दर्शन उसके संपूर्ण चिंतन का एक अंग था। हॉब्स के इस संपूर्ण दर्शन को ही भौतिकवाद कहा गया। यद्यपि हॉब्स को गणित और भौतिक विज्ञान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया था,
परंतु उसने उस साथी को अवश्य समझ लिया था जिसकी ओर प्राकृतिक विज्ञान बढ़ रहा था। उसकी अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिक भौतिकवाद का नाम दिया गया। वैज्ञानिक भौतिकवाद का शाब्दिक अर्थ दो पद्धतियों का सम्मिश्रण है। वैज्ञानिक, जिसका अर्थ है व्याख्या, कार्यकारण संबंध और व्यवस्था और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति, और हॉब्स में हम ये सब पाते हैं। द्वितीय भौतिकवाद, जिसका अर्थ है धार्मिक अंधविश्वासों, नैतिकता और ईश्वर विश्वास, इन सब से पृथक वास्तविकता वस्तु जगह है। वह वातावरण में विश्वास करते हैं और उनके दर्शन में व्यक्ति को वातावरण से अधिक महत्व दिया जाता है। अतः हॉब्स की संपूर्ण प्रणाली संसार के तीनों भाग, प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य एवं राज्य की व्याख्या भौतिक सिद्धांतों के आधार पर हुई है। वह भौतिक वातावरण को बहुत अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार यही मानव मनोविज्ञान का आधार एवं आरंभ बिंदु है। हालांकि आलोचक उनकी इस पद्धति की आलोचना भी करते हैं कि उन्होंने गैलीलियो का अनुसरण कर भौतिक विज्ञान की पद्धति को राजनीति विज्ञान में लागू करना चाहा है। थॉमस हॉब्स ने अनेक ग्रंथों की रचना की, किंतु राजनीति के क्षेत्र में उनकी प्रमुख रचनाएं हैं डी सिवी, डी कॉर्पोरे, लेवियाथन, एलिमेंट्स ऑफ लॉ और डी होमिने। लेवियाथन में हॉब्स के राजनीतिक विचारों को सर्वोत्तम परिचय मिलता है। यह हॉब्स की अमर कृति है। इसके 4 भाग हैं। लेवियाथन एक विशालकाय समुद्री राक्षस है जिसके माध्यम से हॉब्स समझौते से उत्पन्न संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राजशक्ति का स्वरूप प्रतिपादित करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी रचना के मुखपृष्ठ पर इसे सब मनुष्यों से मिलकर बनने वाले एक विराट पुरुष या महामानव के रूप में चित्रित किया है। महामानव की सारी देह छोटे छोटे मनुष्यों से भरी हुई है, जो ये सूचित करती है कि सबने अपने अधिकार इसे देकर सामाजिक समझौता से प्रभुसत्ता संपन्न लेवियाथन का निर्माण किया है। इस मुकुट मंडित लेवियाथन के दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में धर्म धारण किए हुए महामानव खड़ा है। इसका तात्पर्य है कि शासन और धर्म दोनों क्षेत्रों में उससे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए वेपर लिखते भी हैं कि हॉब्स की कृति राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण संप्रभुता की प्रथम व्याख्या है।